मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अर्थशास्त्र विषय में जो आपकी द्वितीय यूनिट थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो द्वितीय यूनिट है, आपकी पहली यूनिट जो थी वो थी, उसके अंदर था आपका अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, यानी कि उसकी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए और उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। आरबीएसई और सीबीएसई स्तर पर उसके पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक की आलोचना करना। फिर था आपका एक टॉपिक कि पाठ्य पुस्तक की गुण एवं महत्व और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। अब जो हम दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं, दूसरी यूनिट का नाम है आपका अर्थशास्त्र में शिक्षण अधिगम संसाधन। अर्थशास्त्र में शिक्षण अधिगम और संसाधन, यानी कि अर्थशास्त्र में जो हम शिक्षण करेंगे तो उसमें अधिगम यानी सीखना किस प्रकार होगा और उसमें जो आपके अधिगम संसाधन क्या होंगे, किस प्रकार से आप अधिगम जो आपका अर्थशास्त्र उसका अधिगम करेंगे संसाधनों के माध्यम से, यानी कौन कौन से ऐसे संसाधन है जो आपके अर्थशास्त्र शिक्षण में सहायता प्रदान करेंगे। तो जिसमें आपका पहला जो बिंदु है वो है पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग, यानी कि जो आपका अर्थशास्त्र शिक्षण को जो सुगम बनाएगा, जो सहायता प्रदान कराएगा आपके शिक्षण में, वो सबसे पहला आपका पुस्तकालय संसाधन। अब पुस्तकालय संसाधन से आप सभी विदित हैं, यानी कि किसी भी आप विद्यालय में जाएं या महाविद्यालय में जाएं, आपके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था होती है जिसमें आप अपने विषय से संबंधित और भी पुस्तकें यानी संदर्भ पुस्तकें, उसके अलावा आपकी जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, जो मैगजीन्स होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, उन सब की सहायता से अर्थशास्त्र शिक्षण का अधिगम करना। तो एक प्रकार से जो पुस्तकालय संसाधन है वो आपकी अधिगम करने में बहुत सहायता प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक अर्थशास्त्र से संबंधित किसी पुस्तक में आया हो, पत्र पत्रिका में आया हो या फिर न्यूज़पेपर में आया हो और वही टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, तो उसको लेकर हम बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं यदि हमारे पास में पुस्तकालय संसाधन है तो। उसके बाद में जो है आपका अर्थशास्त्र का जो शब्दकोश आता है, विश्वकोश आता है, यानी जो अर्थशास्त्र द्वारा कुछ शब्द ऐसे लिखे गए जिसका हमें अर्थ अच्छे से नहीं मालूम है, तो शब्दकोश और विश्वकोश के माध्यम से उन जो शब्द हैं उनका अर्थ व्यापक रूप में, संकुचित रूप में और शाब्दिक रूप में जान सकते हैं। दूसरा जो आपका बिंदु है वो है समुदाय संसाधन। पहला आपका पुस्तकालय संसाधन जो कि आप उसमें बहुत आपकी सहायता करता है अर्थशास्त्र के शिक्षण के अधिगम में। दूसरा जो आपका समुदाय संसाधन। अब समुदाय यानी कि जो समाज है, समाज में ऐसे ऐसे हमारे पास वस्तुएं मौजूद है जिनकी सहायता से हम अधिगम को और अधिक सुगम और रुचिकर बना सकते हैं। तो जो आपका समुदाय संसाधन उसमें डाकखाना, आपने डाकखाना सभी ने देखा होगा। तो यदि आप अर्थशास्त्र शिक्षण करा रहे हो उसमें डाकखाना, बैंक है, लघु उद्योग है, सामुदायिक पुस्तकालय, यदि इन सबकी जानकारी दे रहे हैं तो मान लीजिए आप बैंक के बारे में पढ़ा रहे हैं या डाकखाने के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो डाकखाने में कहाँ पर क्या होता है, कौन कौन से टिकट का उपयोग होता है, कौन सी वहाँ पर जो आपके पोस्ट कार्ड चलते हैं, जो पहले पोस्टल कार्ड चलते थे, उसका इतिहास जानना है तो हम विद्यार्थियों को डाकखाने का पर्यटन करा सकते हैं। जिससे जो बैंक का भी, तो बैंक का भी हम पर्यटन उन्हें करा सकते हैं, भ्रमण करा सकते हैं। जैसे बैंक में कौन से जो आपके पास जो फॉर्म होते हैं, किस फॉर्म से डिपॉजिट होता है, किस फॉर्म से हम कैश निकाल सकते हैं, वहाँ पर क्या और से कार्य होते हैं, तो वो सब हमने बैंक ले जाकर यानी भ्रमण कराकर, किताबें जो हम किताब के माध्यम से जो ज्ञान ले रहे हैं हमारा परंपरागत ज्ञान है, तो इससे कुछ हटकर हम यदि उन्हें वहाँ पर्यटन दिखाकर या भ्रमण कराकर यदि उनको ज्ञान अर्जित है तो रुचिकर तो होगा ही, साथ साथ वो ज्ञान स्थायी होगा। फिर उसके बाद जो है सामुदायिक पुस्तकालय। एक जो पुस्तकालय हमारा विद्यालय पुस्तकालय होता है, महाविद्यालय पुस्तकालय होता है, दूसरा होता है हमारा सामुदायिक, यानी कि अब विभिन्न समाज के लोग आकर, यानी कि सिर्फ विद्यार्थी ना आकर विभिन्न वर्गों के लोग वहाँ आकर सामूहिक रूप से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ आपके विषय से संबंधित नहीं, अन्य और विषय से संबंधित आपको पुस्तकें वहाँ मिल सकती है, जैसे कि अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के बारे में, फिर अन्वेषण है, रीडर्स डाइजेस्ट है, ऐसी बहुत सारी पुस्तक पुस्तिकाएँ, पत्र पत्रिकाएँ होती हैं जिसका हम अध्ययन सामुदायिक पुस्तकालय में जाकर कर सकते हैं और ये आपके अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा जो हमारा प्रदर्शन एवं पर्यटन की व्यवस्था, वही मैंने आपको बताया जैसे कि डाकखाने के बारे में पढ़ा रहे हैं या ग्राम पंचायत या फिर मान लीजिए आप बैंक के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रदर्शन करना यानी कि आप उसका मॉडल बनाकर
प्रस्तुत कर सकते हैं, पूरा बैंक का मॉडल कि किस प्रकार होता है, एंट्रेंस होता है, फिर उसके बाद यहाँ डिपॉजिट होता है, फिर यहाँ पर नकदी होती है या ये बचत खाता है, बहुत सारे वहाँ पर काउंटर्स होते हैं। तो उसको हम प्रदर्शन के माध्यम से या हम प्रोजेक्टर पर दिखाकर बता सकते हैं। और वो नहीं है तो दूसरा हम पर्यटन की व्यवस्था, क्योंकि पर्यटन द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो रुचिकर होता है और वह स्थायी ज्ञान होता है, और प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान कराया जाता है वो 100% आपका स्थायी ज्ञान होता है। क्योंकि जो हम किताबों के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो हमारा परंपरागत है, किताबों में देख के बच्चे बार बार देखते देखते वो उबाऊ हो जाते हैं। तो थोड़ा हमें उस उबाऊपन से उभर कर दूर की सोच कर हम उन्हें पर्यटन करा दिया जाए, तो पर्यटन में विद्यार्थी को क्या होगा, एक तो किताबों से दूर होंगे, उनकी बोरियत दूर होगी, उसके अलावा वो जब वहाँ पर घूमेंगे तो उनका मानसिक और बौद्धिक विकास होगा, जिसके कारण प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करेंगे और प्रत्यक्ष ज्ञान से स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा और रुचिपूर्ण भी होगा, क्योंकि उन्हें बाहर विद्यालय की जो कक्षा उनकी जो 4 दीवारी से उससे परे हटकर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। नेक्स्ट जो हमारा 4th पॉइंट है वो ई अधिगम, सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग। ई अधिगम है यानी कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारी ई लर्निंग कर दी गई वो बहुत ही सुविधाजनक हो गई है। यानी कि आपको आज कुछ भी चीज़ के बारे में जानना है तो हम गूगल पर टाइप कर देते हैं, हमें उसका बारे में जानकारी मिल जाती है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से जो ई लर्निंग में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिससे विद्यार्थियों का मानसिक और बौद्धिक विकास में वृद्धि हुई है और उन्होंने जो परंपरागत हमारा साधन था पढ़ने का, उससे थोड़ा सा हटकर ज्ञान अर्जित करना प्रारंभ किया। तो जो ई लर्निंग है उसने भी अर्थशास्त्र शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। उसके बाद में हमारा है जनसंचार, यानी कि सामाजिक जनसंचार से हमारा मतलब है कि एक स्थान पर बैठकर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक के माध्यम से वो कोई संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में कोई ज्ञान अर्जित करा और उसे अपने मित्रों के साथ साझा कर रहा है। तो सामाजिक जनसंचार का मतलब है कि एक ज्ञान को एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी तक साझा करे, तो हमारा सामाजिक नेटवर्किंग या जनसंचार कहलाता है। और नेटवर्किंग तो आप सभी समझते हैं, जिस प्रकार से कि मतलब जो कंप्यूटर के माध्यम से हम नेट को जोड़कर हमारी सुविधाओं को हम सुगम बनाते हैं, उसकी जानकारी जो हम लेते हैं वो हमारा नेटवर्किंग होता है। यानी एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों को जोड़ना, फिर ज्ञान अर्जित करना, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन, आपका दूरस्थ शिक्षा। फिर 5वां पॉइंट आपका अर्थशास्त्र शिक्षण में मल्टीमीडिया के साथ साथ आईसीटी और दृश्य श्रव्य सामग्री, ओवरहेड प्रोजेक्टर और कंप्यूटर इंटरएक्टिव बोर्ड और एलसीडी प्रोजेक्टर आदि। यानी अर्थशास्त्र शिक्षण में जो मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया भी एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया है हमारे अर्थशास्त्र शिक्षण में। शिक्षण प्रणाली में बोले तो मल्टीमीडिया एक बहुत ही कारगर साबित हुआ है, जिसके साथ में आईसीटी जो आप ये पढ़ते हैं आप लोग, जनसंचार जो सूचना संप्रेषण तकनीकी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी, ने हमारे शिक्षण को सुगम एवं सरल तो बनाया है। और साथ में ही इसके साथ साथ कंप्यूटर के साथ साथ हम दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल, जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर जो आते हैं आपके OHP, जिस पर हम कोई भी आपको वस्तु दिखाना चाह रहे हैं, यानी कोई टॉपिक से संदर्भित पढ़ाना चाह रहे हैं, तो प्रोजेक्टर पर उसको चलाकर उसको सुनकर और देखकर भी हम पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, किताबों से दूर हटकर हम जब स्क्रीन पर उस चीज़ को देख के पढ़ते थे तो हमें वो समझने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है, यानी रुचिकर लगता है और पढ़ने की इच्छा उसमें और ज़्यादा हमें आने लगती है। यानी कि जो हमारा जो पढ़ाई की तरफ रुझान है वो बढ़ता जाता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रुचिपूर्ण, और किसी भी कंटेंट को समझाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री और मल्टीमीडिया बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके माध्यम से आप कोई भी विषय वस्तु उसको इजीली या आसानी से समझ सकते हैं। फिर आपका कंप्यूटर है, एलसीडी, इंटरएक्टिव बोर्ड, ये सारे आपके दृश्य श्रव्य सामग्री से संबंधित संसाधन है, जिसे हम धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाएंगे, तब इसके आपको पता चलेगा कि इसके क्या गुण है, क्या महत्व है, क्या लाभ है। तो यानी पहली यूनिट जो हमने पढ़ी थी वो आपका पाठ्यक्रम से संबंधित थी और पाठ्यपुस्तक से। दूसरी जो यूनिट है आपकी वो अर्थशास्त्र शिक्षण में अधिगम संसाधन, यानी अर्थशास्त्र शिक्षण में जो आपको अधिगम करना है उसमें कौन कौन से संसाधन आपको सहायता प्रदान करते हैं। उसमें सबसे पहला था आपका पुस्तकालय संसाधन, फिर तो आपका सामुदायिक संसाधन, फिर आपका प्रदर्शनी और पर्यटन, फिर है आपका ये अधिगम है, फिर अर्थशास्त्र शिक्षण में मल्टीमीडिया और दृश्य श्रव्य सामग्री। थैंक यू सो मच।